हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं रोज करंट अफेयर्स। वो करंट अफेयर्स जो यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। आज नजर डालें कौन कौन से आर्टिकल चर्चा में रहे, तो फिल्म संबंधी कौन कौन से आर्टिकल हैं। एआई के संबंध में आर्टिकल है कि एआई लगातार ग्रोथ तो करता जा रहा है, नई नई डेवलपमेंट या नई नई ऊंचाइयां तो छूता जा रहा है, लेकिन उसके संबंध में कानून लगातार और व्यवस्थित कानून का अभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके संबंध में द हिंदू में आर्टिकल था, देखेंगे। आयुष निवेश सारथी, आयुष में जो निवेश है 100% एफडीआई है। और उसके अलावा और आयुष मंत्रालय संबंधी कुछ नई नई पहल है, उसको देखेंगे। इसके अलावा फॉरेस्टेशन का जो आर्टिकल है बीपीएससी का है, तो यहाँ पे इसे नहीं देखेंगे। एनवी सेट के बारे में देखेंगे, पीआईबी में आर्टिकल आया है। फिर इन्फ्लेशन संबंधित आर्टिकल आया है कि इन्फ्लेशन को मापने के लिए और जो छोटे छोटे टूल्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, उसको भी देखना चाहिए। बेस ईयर पे चेंज करना चाहिए। 2011-12 बहुत ओल्ड हो चुका है, उसको नया करने की आवश्यकता है। 2022-23 करने की आवश्यकता है। फिर जल जीवन मिशन के बारे में बात कर रहा है आर्टिकल। जल जीवन मिशन का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, कैसे कहाँ से क्या शुरुआत हो रही है, उसका क्या का जो उसमें जो लेखा परीक्षण है क्यों आवश्यक है, इसको यहाँ पे देखने की बात हो रही है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की जल विज्ञान प्रणाली, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। भारत पाकिस्तान चीन को अलग करना आवश्यक क्यों है, और जो सीपैक कॉरिडोर है उसको थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। फिर बाघों के संबंध में आर्टिकल द हिंदू में आया, उसे देखेंगे। इसके अलावा दो और आर्टिकल है पार्लियामेंट में जो स्पेशल सेशन से रिलेटेड, उसको यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले नया डालते हैं आज के आर्टिकल पर, बात करते हैं एआई का बेलगाम विस्तार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई की कि आखिर एआई है क्या। तो एआई अगर हम बात करें तो एक तरह से ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करने का एक प्रयास है, मानव के द्वारा बनाया गया, जिसे मनुष्यों की तरह सोचने सीखने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि वो देखे सीखे सोचे, उसके बाद डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व हो। इसके संबंध में एआई की क्या क्या किया गया, निर्माण इस तरह से किया गया है। अगर हम बात करें क्रोनोलॉजी की, तो आपको पता होना चाहिए कि 1950 के दशक से ही इस संदर्भ में कार्य किया शुरू हो गया था, जहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट की बात हुई थी। 1950 के टाइम पे ट्यूरिंग टेस्ट हुआ था। फिर आप देखोगे 1960 तक आते आते एलिजा चैटबॉट का निर्माण किया जाता है। हमने हालांकि इसके बारे में कई बार देख चुका है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे कर लेंगे। एलिजा चैटबॉट का निर्माण होता है। उसके अलावा 2012 तक आप देखोगे, 1996 में डीप ब्लू, बीच में आप आता है डीप ब्लू, जिसमें इमेज रिकॉग्निशन की बात यहाँ पे होती है। फिर उसके बाद 2012, फिर 2014 में आप देखोगे, 2014 में जैन जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क का प्रस्ताव यहाँ पे होता है। फिर उसके अलावा GPT-3 जो लैंग्वेज हाई लैंग्वेज है, उसका विकास यहाँ पे 2020 में होता है। 2020 में अगर आप देखो, GPT-3 का विकास यहाँ पे होता है। फिर 2022 में आप देखोगे चैट जीपीटी लॉन्च होता है। चैट जीपीटी लॉन्च होता है। और इस तरह से आप देखोगे वेरियस सेक्टर में एआई का बूम यहाँ पे होता हुआ दिखाई देता है। अब इस तरह से एआई का जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें इसका यूज या इसकी टेक्नोलॉजी या इसके संबंध में देखें, तो हर जगह इसका यूज यहाँ पे दिखाई देता है। तो उपयोगिता यहाँ पे नया डालें तो इस तरह से आप बना सकते हैं, मेंस में भी आता है तो इस तरह से आप बना सकते हो इसको, स्पोक हब एंड स्पोक मॉडल की तरह यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे आप दिखाओगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है, टेली मेडिसिन के संदर्भ में आप दिखा सकते हो। फिर फाइनेंस में आप देखोगे, डाटा कलेक्ट करने, डाटा प्रोसेस करने, है ना, किसे लोन देना है नहीं देना है, आसानी से रिकॉग्निशन करने। फिर परिवहन के सेक्टर में आप देखोगे, आर एन डी के सेक्टर में, आर एन डी के सेक्टर में। फिर एजुकेशन के सेक्टर में आप बता सकते हो कि एजुकेशन सेक्टर में इसका रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर, साइबर सिक्योरिटी। तो इस तरह से आप वेरियस सेक्शन में एआई का जो उपयोगिता है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ओके, तो ये तो बात होगी एआई की उपयोगिता की, लेकिन अब इसकी चिंताएं भी दिखाई देती हैं। चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई आपको देंगे। अब चैलेंजेस क्या है अगर हम बात करें यहाँ पर, चैलेंजेस चैलेंजेस आपको हालांकि दिखते होंगे। डीप फेक सबसे बड़ा चैलेंज है। किसी के उपयोग कर, किसी का फोटो उपयोग करके किसी की वीडियो बना देना, इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें आगे चल के सांप्रदायिकता जैसे जो मामले हैं, वह भी इससे निकल के सामने आ सकते हैं, जैसे कम्युनलिज्म, तनाव, या ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे ये दिखाई देता है। इसके अलावा अगर आप बात करें, तो इसके अलावा बात करोगे तो आप तो जो डाटा की जो गोपनीयता है, लगातार एआई द्वारा जो डाटा है यूज किया जाता है, हमारा जो डाटा है उसे एक्सेस कर लिया जाता है, उसको यूज किया जाता है, हमारी परमिशन के बाद किया जाता है, और कई बार बिना परमिशन के किया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं खतरा दिखाई देता है। ये तो बात हो गई चैलेंजेस, अब हमने वो सारी चीजें देख ली। अब यहाँ पर हालांकि बेसिकली मेंस का आर्टिकल था, इसे थोड़ा सामने से कॉम्प्रिहेंसिव देखा था। यहाँ पर हम बात करेंगे रेगुलेशंस की, क्या रेगुलेशन है अभी।
विनियमन क्या है, किस तरह से विनियमन चल रहा है इसके संबंध में। तो विनियमन के संबंध में देखो तो जीपीएआई एआई पर वैश्विक भागीदारी की शुरुआत की गई थी 2020 में। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन इसके संबंध में है, ब्लेचली ब्लेचली डिक्लेरेशन घोषणा है, जो एआई पर वैश्विक या ग्लोबली जो कोऑपरेशन की बात करती है। इस तरह से बात हो रही है। अब भारत के संबंध में देखो तो भारत ने क्या क्या किया है एआई के संबंध में, तो आप पाओगे। तो भारत ने, अगर आप देखो, एआई फॉर ऑल की शुरुआत की है, फॉर ऑल। इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई, जिससे एआई को प्रमोट किया जा सके, एआई का यूज वेरियस सेक्शन में किया जा सके। एरावत की शुरुआत की गई, सुपर कंप्यूटर एक तरह से देखें। अब इस तरह से नीति आयोग को काम दिया गया है कि इसके संबंध में गाइडलाइन बनाए, ये तो बात हो गई। अभी आपको आर्टिकल में आपको पता है कि एआई का जो तीव्र विकास है, गूगल, मेटा, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी कंपनियां लगातार कर रही हैं। अब इनका ऐसा शक्तिशाली मॉडल बन चुका है, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, हमारे हमने जो कानून बनाए उसके अंतर्गत ये नहीं आ रही हैं। इससे कहीं ना कहीं जो हमारी प्राइवेसी है वो ब्रीच हो रही है। लॉस में लूप होल निकाल के ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा एथिकल जो कहते हैं कि डायमेंशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये तो सारी बात हो गई। अब अगर हम बात करें भारत सरकार ने, अगर आपको पता होना चाहिए कि डीपी एक्ट 2023 पारित किया था। डीपीडीपी एक्ट मतलब डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये एक्ट पारित किया गया और इसमें बात की गई कि जो निजता है या प्राइवेसी है उसको ब्रीच नहीं करना है, और प्राइवेसी को प्रिजर्व करने के लिए संबंध में प्रोविजन यहाँ पे किए गए। और लेकिन इसका जो प्रोविजन कब से लागू होगा, 2025 अगस्त में लागू होगा, 2025 अगस्त में ये लागू होने वाला है। हालांकि चाइना ने इसमें क्या किया है, थोड़ा सॉलिड कहते हैं कि रूल बनाए हैं। इसके अलावा अमेरिका में व्यापक इसमें रेगुलेशंस की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का जो कानून है प्रोबेबली 2000 जो 25 में अगस्त है उससे कुछ ना कुछ कानून यहाँ पे लागू होगा और चीज़ों को थोड़ा सा बेलगाम से लगाम में लाया जाने का प्रयास किया जाएगा। आगे हम बात करेंगे आयुष निवेश सारथी के संबंध में। तो आर्टिकल बेसिकली क्या कहना चाहता है, पीआईबी में आर्टिकल आया हुआ था। आर्टिकल कह रहा है कि 29 मई 2025 को भारत सरकार ने आयुष निवेश सारथी पोर्टल को लॉन्च किया। और ये जो पोर्टल लॉन्च किया, इसका इसका पर्पज क्या है, देखिए आयुष का पर्पज क्या है, जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसको बढ़ावा देना। योगा, सिद्धा, यूनानी, इन सबको बढ़ावा देना। इसके संबंध में बात हो गई कि जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल और प्रताप राव जाखड़ द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये जो क्या करेगा, एक डिजिटल मंच की तरह यहाँ पे कार्य करेगा। ठीक है, अब ये जो प्रयास है आयुष निवेश सारथी डिजिटल मंच, कैसे कि देखिए, एक तो आयुष मंत्रालय इसमें काम करेगा, आयुष मंत्रालय प्लस इन्वेस्ट इंडिया का ही संयुक्त प्रयास है, इंडिया का संयुक्त प्रयास है, जहाँ पे दोनों मिलकर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि एक तो क्या हो कि जो आयुष बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिल सके। इसके संबंध में आप देखोगे कि 100% जो एफडीआई है आयुष में अलाउ कर दिया गया है, अलाउड है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, ऑटोमेटिक रूट से। इसके अलावा आयुष को मेडिकल वैल्यू जो ट्रेवल है उसमें जोड़ा जाएगा। भारत में लगभग ऐसा माना जाता है कि 8,000 से ज़्यादा जो प्रजातियां, औषधीय प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उस संदर्भ में इसका विकास करना, उसका लाभ उठाना है, तो यहाँ पर इसकी यहाँ पे आवश्यकता हो जाती है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, गिव मी अ सेकंड। एफडीआई के संबंध में आपको पता ही है कि एफडीआई दो रूट से होता है। अगर हम बात करें, एक तो गवर्नमेंट रूट जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है, दूसरा ऑटोमेटिक रूट। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जैसे आपके चलो कि न्यूक्लियर एरिया है, बैंकिंग है, और बहुत सारे एरियाज हैं, है ना, जहाँ पे डिफेंस एरिया है, तो वहाँ पर अगर किसी देश का, किसी विदेशी कंपनी का इन्वेस्टमेंट आ रहा है 10% के आसपास, क्योंकि 10% इन्वेस्टमेंट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, एफडीआई बोला जाता है। अगर 10% इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो गवर्नमेंट अप्रूवल, दिल्ली रूट, इसे गवर्नमेंट रूट बोला जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। वरना बहुत सारे जो क्षेत्र है, नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की बात मैंने की, इसके अलावा जो ये है आयुष क्षेत्र है, यहाँ पर 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से बात यहाँ पे हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे, ये आर्टिकल बीपीएससी का है तो यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे। अगला आर्टिकल बात करेंगे एनवी सेट के बारे में, बात करेंगे आखिर एनवी सेट क्या है, इसकी जो चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे जानने का हम प्रयास यहाँ पे करेंगे। अगर हम बात करें कि हाँ, अगर हम बात करें तो 5 जून को पर्यावरण दिवस था, आपने देखा। अब 5 जून को जो पर्यावरण दिवस था, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसने क्या किया, एनवी सेट इंडिया रिपोर्ट जारी की। 2025 का 8th रिपोर्ट थी ये। दिल्ली में एक समिट का आयोजन किया गया और उसमें जारी किया गया। अब यह रिपोर्ट क्या करती है, यह रिपोर्ट बताती है कि पर्यावरण जो इन्वायरमेंटल का जो पॉलिसी मेकिंग है ना,
उसके संबंध में जो आंकड़े देती है, पर्यावरण के संबंध में सारे आंकड़े देती है कि पर्यावरण व उसके संबंधित जो क्षेत्र है उनमें क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या ग्रोथ हो रही है, क्या चैलेंजेज हो रहे हैं, विश्व के संबंध में इसका क्या महत्व देखने को मिल रहा है, विश्व का तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे एनवी स्टैट्स इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने दी है। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं तो आपको पता होना चाहिए। इसमें बिजली, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट या परिवहन, स्वच्छता, ये सारे क्षेत्र यहाँ पे शामिल किए गए हैं। और अब बात होती है कि जो थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत संयंत्र है, ताप विद्युत उत्पादन उत्पादन बोला जाता है कि 2013-14 में 7,92,053 गीगावाट हुआ करता था, जो बढ़कर 13,26,549 गीगावाट हो गया है। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है कि जहां पर आप देखोगे कि 2013-14 में 65,000 के आसपास गीगावाट यहाँ पे उत्पादन था, जो वर्तमान में जी गीगावाट के उत्पादन था, जो वर्तमान में बढ़ के 2,25,000 गीगावाट यहाँ पे हो गया है। इसके संबंध में फिशरीज सेक्टर का भी डाटा यहाँ पे मिलता है कि फिशरीज सेक्टर में जो फिशेस का उत्पादन था 61.36 लाख टन से बढ़ के 139 हो गया है। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र के डाटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ ही यह बताता है कि जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी का प्रभाव भी यहाँ पे बताता है। ये बताता है कि मृदा में जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें 22,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, अर्थात सॉइल जो इकोसिस्टम है, तो 22,000 से ज्यादा उसमें प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि एक चैलेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर 2001 में 25.05 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, वो अभी 25.74 हो गया है, जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का जो नकारात्मक प्रभाव है उसको यहाँ पे बताता है, जो कहीं ना कहीं आगे चल के इन्वायरमेंट के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनमें जीव जंतु है, मृदाएं, सब पे पड़ने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस संबंध में यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे डाटा दिए हैं, इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानने की आवश्यकता थी। अगले आर्टिकल में हम बात करेंगे मुद्रास्फीति मापन है तो नए डाटा के संबंध में। अब आपको पता है कि मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति क्या होता है कि किसी गुड्स या जो सर्विसेज उसका जनरल प्राइस राइज। अगर आप बात करो, मान लो 5 रुपए का बिस्कुट यहाँ पे है ना, मिलता है 5 6 4 5 6 4, यहाँ पे उसको मिल रहा है, यहाँ पे 10 रुपए हो गए। अब अचानक से पता चला कि इसका रेट 7 हो गया, फिर 8 हो जा रहा है, 9 मतलब अचानक से क्या हो रहा है, जो जनरल लेवल पर जो प्राइस राइज, जो जनरल प्राइस हुआ करता था उसमें राइज हो देखने को मिल रहा है, तो वो सिचुएशन इन्फ्लेशन की सिचुएशन कहलाती है। अब इन्फ्लेशन की सिचुएशन उसको मापने के लिए डब्ल्यूपीआई, सीपीआई जैसे इंडेक्स को यहाँ पे वरीयता दी जाती है। डब्ल्यूपीआई जहाँ पे होलसेल जो प्राइस चेंज है उसको यहाँ पे मेजर करता है, वहीं सीपीआई जो कंज्यूमर लेवल पर जो इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस के बढ़ने से उसको मेजर करता है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन अगर हम देखें इनमें बेस ईयर जो हुआ करता है उसके संबंध में चुनौती देखने को मिलती है। अब सपोज करिए 2011-12 बेस ईयर डब्ल्यूपीआई का है और 2012 बेस ईयर सीपीआई का है। अब इन दोनों का बेस ईयर इतना पुराना है, तो वर्तमान में जो इन्फ्लेशन चल रही है 2025-26 में, इसको मेजर करना कि कितनी बढ़ी कितनी नहीं बढ़ी है, उसके संबंध में यहाँ पे चुनौती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं जो पुराना हमारे इन्फ्लेशन का मेजर है, जैसे आप देखोगे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो इनकम एक तरह से देखें, इसके अलावा ई कॉमर्स साइट्स है, उनका बहुत सारा मामला यहाँ पे छूट जाता है, यूपीआई संबंधित जो लेन देन है बहुत सारी छूट जाती है। तो इस तरह से आप देखोगे कि कुछ ऐसे आंकड़े छूट जाते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे रह जाती हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब क्या किया जाना है। सबसे पहले कि क्या किया जाना है, तो बेस ईयर को चेंज करो, क्योंकि बेस ईयर अगर 2011-12 जब तक रहेगा ना तब तक क्लियर जो इन्फ्लेशन की डाटा है यहाँ पे नहीं पता चल पाएगा। तो बेस ईयर 2025-26 यहाँ पे करने की बात हो रही है कि बेस ईयर 2025-26 करो। अगर नहीं करना है तो 2022-23 कर दो। तो यहाँ पे आंकड़ा आ रहा है कि 2022-23 कर दो बेस ईयर 2026 तक। तो 2026 तक में जो आधार वर्ष है या बेस ईयर जिसको बोला जा रहा है, उसको 2022-23 करने की यहाँ पे संभावना है, जिससे क्या किया जा सकेगा, नए तरीके से क्या है इन्फ्लेशन को मेजर करने का प्रावधान यहाँ पे किया जा सकेगा। इसके अलावा सीपीआई, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई दोनों के लिए क्या है, जो बेस ईयर है 2022-23 किया जाएगा। ये यहाँ पे बात हो रही है। और कुछ बातें अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देखोगे डब्ल्यूपीआई के बारे में आपको पता है, सीपीआई के बारे में भी आपको पता है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा नया डालूं, जो आईआईपी है इसके बारे में मैंने भी थोड़ा सा नहीं बताया, तो आईआईपी के बारे में बता देता हूँ। आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। ये क्या है कि एक देश में एक, कहते हैं कि एक मेजर करने के इंडिकेटर है कि उस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बूम कर रहा है। इसके अलावा जो माइनिंग है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है। तो ये जो सेक्टर्स हैं ये कितना ग्रोथ कर रहे हैं उसको उसको मापने का जो ये कह सकते हैं एक तरह से ये परिभाषा बताता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना बढ़ रहा है, क्योंकि ये सेक्टर जितना बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, माइनिंग है ना, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का जो यूज है, कंजप्शन है, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो व्यापार वृद्धि है, विकास की संभावना वहाँ पे देखी जाती है। ये तो बात हो गई है। इसको जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो जो मॉस्पी के अंतर्गत
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एनएसओ है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है, ये क्या करता है, इसको जारी करता है। अब इसका भी जो आधार वर्ष 2011-12 है, और ये 3 क्षेत्रों को शामिल करता है। मैंने आपको बताया कि खनन है ना, विनिर्माण है या मैन्युफैक्चरिंग है, बिजली है। इंपॉर्टेंस क्या है कि आर्थिक नीति का निर्माण, पॉलिसी मेकिंग में आपको सहायता मिलता है। इसके अलावा जो औद्योगिक वृद्धि हो रही है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, उसके बारे में पता चलता है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में भी यहाँ पे पता चलता है कि उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो इम्पैक्ट है, कितना देखने को मिल रहा है इन सेक्टर में, जो कि जिससे ग्रोथ यहाँ पे आसानी से पता लगाई जा सकती है। वहीं डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करो तो डब्ल्यूपीआई को मेजर कौन कर सकता है? डब्ल्यूपीआई के लिए जो अकाउंटेबल संस्था है वो कौन सी? डीपीआईआईटी, औद्योगिक नीति संवर्धन विभाग, ये वाणिज्य मंत्रालय की संस्था है, जिसमें 2011-12 को आधार मानकर क्या किया जाता है, वस्तुओं को जो इन्फ्लेशन उसको मेजर किया जाता है। इसमें भी 3 कैटेगरी यहाँ पे वस्तुओं की बांटी जाती हैं। प्राइमरी कैटेगरी, इसके अलावा फ्यूल एंड पावर, और इस थर्ड कैटेगरी मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट्स है। तो इस तरह से डब्ल्यूपीआई आई पी को आपने यहाँ पे देख लिया। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे जल जीवन मिशन पर कैग की रिपोर्ट। अब देखिए कैग क्या है, सबसे बड़ी बात यह है आपको जानना जरूरी कि आखिर कैग है क्या। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो जल जीवन, गिव मी अ सेकंड, आपने सीए के बारे में सुना होगा। जिस तरह से सीए किसी कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करता है, उसी तरह से सरकार के विभिन्न विभाग, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, मंत्रालय हैं, वो कितना खर्चा कहाँ कर रही है, इन सबको कौन जांच करता है? इन सबको जांच कैग करता है। ठीक है, क्योंकि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, उसमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि किस जो जनता का पैसा है, वो कहाँ, कैसे, कितना खर्च हुआ है। इस संबंध में बात यहाँ पे कैग यहाँ पे करता है। अब कैग क्या है? संवैधानिक संस्था है। इसके बारे में अगर प्रोविजन देखो आप कैग का, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 148 टू 151 के बीच में मिलता है, और बात करता है कि जो राष्ट्रपति है, ये 5 वर्ष के लिए टैग की नियुक्ति करेंगे। ये क्या करेगा? ऑडिट का काम करेगा, सरकारी खर्चों का लेखा परीक्षण करेगा, इसके अलावा रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, साथ ही जो पीएसयूज के बारे में भी ये सारा डाटा यहाँ पे कलेक्ट करता है, उनका भी ऑडिट यहाँ पे करता है। इसके संबंध में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति केवल संसद की सहमति से ही क्या कर सकती है, कैग को हटा सकती है। वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट जज के समान होते हैं इसके। और कैग का जो खर्चा है, चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है का मतलब क्या है कि इस पर क्या है, वोटिंग नहीं होती पार्लियामेंट में, है ना, भारित व्यय पर आता है ये, इसलिए इस पे यहाँ पे वोटिंग नहीं होती। ये तो काम करता है कैग। अभी क्या हो रहा है कि जो जल जीवन मिशन है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी। इसका पर्पज ये था कि हर घर जल पहुंचाना। उसका क्या किया जा रहा है, उसका 80 से 90% के आसपास जो फंड है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे वक्त आ चुकी है कि इसका ऑडिट यहाँ पे किया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका ऑडिट यहाँ पे किया जा रहा है। इस योजना के बारे में देखो तो इस योजना का पर्पज था कि कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन देना, सभी को, ग्रामीण परिवारों को भी घर कनेक्शन देना। और इसमें यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा था, 55 लीटर जल देने की यहाँ पे बात की गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो मंत्रालय था, जल शक्ति मंत्रालय था, और अलग अलग जो जो समिट है, इसमें किए भी गए। पानी समितियां, गांव में जो जलापूर्ति प्रणाली की योजना तैयार करना, गांव में उसका क्रियान्वयन करना, मैनेजमेंट करना। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रूरल जो कहते हैं कि पार्टनरशिप या लोकल लेवल पंचायती राज की पार्टनरशिप यहाँ पे थी। अगर हम बात करें इसके फाइनेंस की, जो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था, तो एक तरह से ये कौन सी योजना थी? केंद्र प्रायोजित योजना या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम यहाँ पे थी। अब आपको पता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में 3 तरह की फंडिंग होती है। एक तो आपको पता है कि 90-10 की हो जाती है, एक को दूसरा आपको पता है कि 60-40 की भी होती है, तीसरे 100 की भी होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इनको यहाँ पे एडजस्ट भी किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये स्कीम है, इसको 50-50 किया गया था, तो यहाँ पे 50-50 किया गया था। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स भी यहाँ पे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जो कैग ने कहा कि 2019 में इस योजना का प्रारंभ किया गया था, और ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना इसका पर्पज था। और जो इस अवधि के बीच में कितना खर्च हुआ, उसका यहाँ पे हमें आंकड़ा यहाँ पे लेना है, उसको यहाँ पे ऑडिट करना है कि 2019 से लेकर 2024 के बीच में कितना खर्चा कहाँ पे हुआ, क्या कैसी चीजें यूज हुई है, यहाँ पे बात करते हैं। और अगर बात करें कि 5 वर्षों में लेखा परीक्षण हो क्यों रहा है, ये तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है, 70 से 80% खर्च हो चुका है, तो यहाँ पे पता करना यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा 8.29 लाख करोड़ की जो धनराशि थी, उसमें से 6.40 लाख से अधिक जल आपूर्ति योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, और मूल आवंटन 3.5 लाख करोड़ रुपए से दुगनी है। तो इसके संबंध में यहाँ पे बात हो रही है कि इसका थोड़ा सा ऑडिट किया जाना जरूरी है, जिससे पता चल पाए कि जो खर्चा है वास्तविक तौर पे कहाँ हुआ है, कितना हुआ है। इसको यहाँ पे मेजर करने की यहाँ बात इस रिपोर्ट के अंतर्गत होगी। अगले आर्टिकल हम बात करेंगे हम ब्रह्मपुत्र की जल विज्ञान प्रणाली के बारे में।
देखिए, तिब्बत में चीन की जल विद्युत परियोजनाओं, उनके संभावित प्रभावों को लेकर भारत की जल सुरक्षा संबंधी चिंता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि तिब्बत में और चाइना में बहुत सारे वाटर हाइड्रो हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है वो चलाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर पर। लेकिन आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी मेन अगर रिवर बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारी नदियां भी आके मिलती हैं और बहुत सारे लोगों को जीवन यापन ये कराती है। इस संबंध में यहाँ पे भारत के संबंध में चुनौती यहाँ पे हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसको थोड़ा सा इमरजेंस देख लेते हैं, अगर ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है, ये रफली हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे एक ग्लेशियर है, चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा? चिमांग युंगडुंग, युंगडुंग ग्लेशियर। अब यहाँ से ये नदी चलती है, सांगपो होती है और दिबांग बन के यहाँ पे कहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नाम रहता है। फिर उसके बाद आप देखो कि उसमें लोहित आके मिलती है ना। लोहित उसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट साइड से आपको यहाँ पे पता रखना है। दूसरा धनसिरी है, धनसिरी ट्रिब्यूटरी है, वो भी लेफ्ट साइड से आपको मिलती है। इसके अलावा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे सुवर्णसिरी, सुबनसिरी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा आगे बढ़ती है तो यहाँ पे मानस आके इससे मिलती है, असम में मानस, है ना, मानस आके यहाँ पे मिलती है। उसके अलावा राइट साइड से कपिला एक रिवर है, कपिला है, वह भी यहाँ पे जाके मिलती है। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर सिक्किम में तिस्ता जो रिवर है, तिस्ता, वह भी आपको सिक्किम से मिलती है। बाद में जब इधर से जो गंगा आती है वह भी यहाँ पे मिलती है। तो जैसे ही जो ब्रह्मपुत्र है प्रवेश करती है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना। बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम जमुना हो जाता है। और जैसे ही गंगा नदी इसमें आके मिल जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा, जिसे पद्मा बोला जाता है बांग्लादेश में। और बाद में ये मेघना के रूप में, संयुक्त धारा के रूप में बहती है, ज्वाइंट धारा के रूप में बहती है। तो ये सारी बात हो गई कि रिवर का जो इसको थोड़ा सा आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। तो किस तरह से क्या है, नदी क्या कह रही है, बह रही है, जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर्स। तो तीन मेजर जो रिवर सिस्टम भारत में दिखाई देते हैं, तो इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। उसमें जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है उसके बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर चाइना द्वारा रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, और रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मकसद तो ये होता है कि पानी को बहुत ज्यादा न रोका जाए। लेकिन अभी आप देखोगे कि वहां पे बहुत बड़ा एक बांध बनाया जा रहा है, जिसको मेडोग बांध बोला जा रहा है, डैम। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो थ्री जार्जेस्ट डैम है उससे 3 गुना बड़ा है, जो विश्व का सबसे बड़ा लगभग डैम है, विश्व के सबसे बड़े डैम में से एक है। उसमें से 3 गुना बड़ा कौन सा? मेडोग डैम है। तो इस संबंध में, भारत के संबंध में यहाँ पे चुनौती यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस परियोजना से विशेषज्ञों के अनुसार जो जल का प्रवाह है उसमें तो कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये संग्रहण आधारित नहीं है, इसका अर्थात ये जल को रोकेगा नहीं। लेकिन ड्राई सीजन में जल प्रवाह की जो टाइम है उसके उसके में इम्पैक्ट ये पड़ सकता है, जिससे जो हमारे देश में जो जल विद्युत प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, हाइड्रो वाटर जो प्रोजेक्ट है, उसमें कहीं ना कहीं चुनौती देखने को मिल रही है। अगर ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में देखें तो 1.96 लाख किलोमीटर स्क्वायर का ब्रह्मपुत्र का नदी बेसिन यहाँ पे दिखाई देता है। और भारत में जितना रिवर बेसिन, उसमें 34% यहाँ पे इसका रिवर बेसिन है। ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। अब आप पूछोगे पश्चिम बंगाल में तो नहीं जाती, तो रिवर बेसिन का मतलब क्या होता है? रिवर बेसिन में जो ट्रिब्यूटरीज का जो एरिया है, जो उस नदी में जाती है ट्रिब्यूटरीज, वो वाला एरिया बहुत सारा एरिया इसमें काउंट हो जाता है। इस वजह से अगर यहाँ पे इसको शामिल किया जा रहा है, पश्चिम बंगाल को भी। अगले आर्टिकल बात करेंगे भारत पाक संबंध में चीन को अलग करना क्यों आवश्यक है, इसके संबंध में यहाँ पे देखने की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम पाकिस्तान का नक्शा बनाएं तो ये लगभग ऐसा बनेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर चलिए भारत है। अब इसमें आप देखोगे ये पीओके वाला एरिया है जिसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अब ये जो सीपेक कॉरिडोर है, यहाँ से झिंजियांग प्रांत से यहाँ पे ग्वादर पोर्ट को यहाँ पे जोड़ता है, पाकिस्तान के झिंजियांग प्रांत यहाँ पे। अब कायदे से अगर देखो ना, तो ये जो पीओके वाला रीजन है तो ये विवादित क्षेत्र है, तो चाइना को यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए, चाइना को यहाँ पे रोड प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए। लेकिन लगातार इसने क्या किया है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बल दिया। हालांकि इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। भारत ने इस जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना की जो भागीदारी है उससे सीधे पीछे हट चुका है, और किसी भी तरह से इस मार्ग में सहयोग करने की बात नहीं कर रहा। लेकिन इनका जो गठजोड़ है कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि दो तरफ से अगर आप देखो, भारत का मैप और देखो तो वेस्ट में जहाँ पे पाकिस्तान दिखाई देता है, अगर ये मैप अगर आप डालें तो आपको पता है कि इस वाले रीजन में चाइना है, इस वाले रीजन में पाकिस्तान है, तो दो छोर से यहाँ पे खतरा दिखाई देता है। अब उन दो छोर से खतरा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन दोनों के बीच गठजोड़ है, और ये जो गठजोड़ है उसे कहीं ना कहीं कमजोर करने की आवश्यकता है। अब अगर देखें भारत चीन संबंध में भी कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिले थे, गलवान घाटी में हुआ, उसके बाद आप देखोगे कि अ, अरुणाचल प्रदेश में कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो हालांकि अगर अभी
प्रयास लगातार चल रहे हैं कि इनके बीच जो संबंध उनको बेहतर किया जाए। चाइना द्वारा भी कई स्टेप उठाए गए हैं, भारत द्वारा भी कई बार स्टेप उठाए गए कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी एटलीस्ट जो नॉर्थ वाला जो हमारा बॉर्डर उसमें हम कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था बना सके, जिसे पाकिस्तान अगर कोई चुनौती उत्पन्न भी करता है तो हम उसे काउंटर कर पाए। उस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। साथ ही आर्टिकल बता रहा है कि जो सीपेक कॉरिडोर उसमें 60 अरब डॉलर का जो चाइना का जो निवेश है पॉक से गुजर रहा है। और जो चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर जैसे आतंकवादी को प्रतिबंध को बार बार रोका है, तो इस तरह से इनके बीच जो गठजोड़ है आतंकवाद को भी पनाह दे रहा है। इसके अलावा जो विश्व के संबंध में जो उपनिवेशवाद है उसको भी एक तरह से नई दिशा में बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि 99 साल के लिए जिस तरह से लीज पे लिया श्रीलंका से जो हम्बन टोटा आइलैंड है, वो कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म का एक तरह से सुधार नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगला आर्टिकल बात करेगा बाघों पर स्वास्थ्य उनके शिकार की स्थिति के संदर्भ में। तो यहाँ पे आपको नया डालना है कि तो पहले आप जान लो कि बाघ होते क्या है। बाघ आपको पता है कि जो साइट्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं, और डब्ल्यूपीए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उसमें शेड्यूल 1 में आते हैं। इसके अलावा इनका जो आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड है। अब बाघ एक तरह से अगर आप देखो ना, तो जो फूड चेन है उसमें जो हाईएस्ट में आता है। खास तौर पे आप देखोगे कि जो शाकाहारी जीव उनको उनका वो भोजन करता है। इस तरह से आप देखोगे एक संतुलन बनाने का काम यहाँ पे बाघ करता है। तो शीर्ष शिकारी होने का जो क्रेडिट है यहाँ पे बाघ को जाता है। अब इसमें यहाँ पे इसके संबंध में लगातार गिरावट हो रही थी, और बाद में क्या किया गया, तो बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे ग्लोबल टाइगर फोरम की स्टैब्लिश यहाँ पे किया गया। उसके अलावा भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की। उसके बाद वर्तमान में ऐसी सिचुएशन आ गई कि जो टाइगर की जो संख्या लगभग अच्छी खासी भारत में हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में लगभग 572-73 के आसपास दिखाई देती है, और लगभग 3000 के आसपास जो टाइगर की संख्या पूरे भारत में दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं सुधार तो हुआ है, लेकिन हाल में एक प्रकाशित एक अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया कि बाघों का जो संरक्षण है, उनके शिकार प्रजातियों की स्थिति है, उपलब्धता से इत्यादि जुड़ा है। यह पारस्परिक निर्भरता भारत में बाघ संरक्षण, आवास पुनर्स्थापन और जैव विविधता रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस तरह से कुछ आंकड़ों की यहाँ पे बात की जा रही है। इसके अलावा यूरोप केंद्रित पुनर्स्थापन भारत के लिए एक अवसर है, उसके संबंध में आर्टिकल है। तो ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनके नेतृत्व में ब्रिटेन ईयू नीति पुनर्स्थापन, जो खाद्य नियमन, मछली पकड़ने के अधिकार, रक्षा प्रबंधन में सहयोग बहाल करने पर केंद्रित है, उसके संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे बात होती है कि भारत यूके और यूरोप में जो व्यापार का प्रभाव है वो अच्छा खासा है। वित्त वर्ष 2024 में फाइनेंशियल में ईयू को $46 बिलियन और यूके को $12 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट किया था। ब्रेजिट के बाद दवा है, वस्त्र है, समुद्री जो निर्यातक है उसमें जो अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में आप देखोगे कि ईयू से भी और यूके से भी भारत की जो एफटीए संबंधी वार्ता यहाँ पे लगातार चल रही है। भारत में जो एक्सपोर्टर्स है एमएसएमई को लाभ काफी मिला है, क्योंकि जो जेनेरिक दवाएं हैं, भारत की 25% हिस्सेदारी है यूरोप में और इसमें। इसके अलावा फाइनेंस ईयर 2024 में भारत में 60,524 करोड़ रुपए का समुद्री जो फूड प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है। इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स है, बहुत सारी योजनाएं, जिससे भारत और यूरोप की यूनियन की साझेदारी यहाँ पे बढ़ावा देखने को मिल रहा है। अगला आर्टिकल बात करेगा यहाँ पर किसके बारे में, लास्ट आर्टिकल है पार्लियामेंट में विशेष समिट को लेकर यहाँ पे बात हो रही है। अब अगर आप बात करो तो देखिए, जो पहलगाम का मुद्दा हुआ उसके बाद यहाँ पे जो विपक्ष पार्टी है और 17 जो विपक्षी दल है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 47 दिन पहले ही एक मांग की कि मानसून सत्र के पूर्व एक विशेष सत्र की मांग की। किसकी मांग की? विशेष सत्र की या स्पेशल सेशन की मांग यहाँ पे की। अब विशेष सत्र की मांग चर्चा में उठ गई यहाँ पे कि आखिर ये है क्या। अब ऐसा नहीं है कि सबसे पहली बार किया जा रहा है, तो इसका हिस्ट्री पर नजर डालें तो 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की जो 50वीं सालगिरह थी, तो आधी रात में भी ये सत्र बुलाया गया था। 26 मार्च 2002 को एनडीए सरकार ने आतंकवाद निरोध जो अधिनियम बनाया था उसके संबंध में यहाँ पे विशेष सत्र बुलाया था। फिर बी आर अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2015 में बुलाया गया। 30 जून को जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी को लागू करने के लिए विशेष सत्र यहाँ पे बुलाया गया था। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले यहाँ पे आयोजित नहीं होता था, लेकिन होता है नहीं होता इसके संबंध में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तो होंगे ही। इसके संबंध में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करने की आवश्यकता भी जरूर यहाँ पे दिखाई देती है। तो आर्टिकल 85(1) क्या कहता है कि राष्ट्रपति को संसद को बुलाने का अधिकार है, कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, ऐसे स्पेशल सेशन को बुला सकते हैं आर्टिकल 85(1) में। लेकिन जो विपक्ष पार्टी है वो कह रही है कि जो सरकार है संसद में जवाबदेही से बच रही है, और पार्लियामेंट फोबिया उसे यहाँ पे विपक्ष पार्टी बोली कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को फोबिया है, और सरकार यहाँ पे बदल रही है कि उसकी कहीं आलोचना ना हो जाए, इस संबंध में यहाँ पे बच रही है। अब विशेष सत्र की जो मांग है, कपिल सिब्बल द्वारा लिखे पत्र में शुरुआत में 250 से अधिक विपक्षी सांसदों का समर्थन यहाँ पे प्राप्त है, और यहाँ पे पर्पज ये है कि जो पहलगाम है, पुंछ है, उरी है, राजौरी में जो सुरक्षा घटनाएं उन पर यहाँ पे चर्चा किए जाने का पर्पज यहाँ पे है। अब अगर हम बात करें विशेष सत्र की जो ऐतिहासिक
मिसालें 1972 स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ में मनाई गई थी, बाकी तो हमने देखा यहाँ पे। इसके अलावा 1962 में भी जो भारत चीन युद्ध हुआ था उस टाइम पे भी लगाए गए थे। अब यहाँ पे चिंताएं यहाँ पर ये है कि 2019 में क्या है, लोकसभा में एक तो उपाध्यक्ष नहीं है। इसके अलावा कई मुद्दों पर यहाँ पे आप देखोगे कि जो सामान्य बिल उनको धन विधेयक के रूप में शामिल किया जाता है, धन विधेयक के रूप में पारित पारित करवा दिया जाता है, जिससे कहीं न कहीं जो लोकतांत्रिक मूल्य है उनकी चुनौती यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे उपाय यहाँ पे सबसे पहले ये कि तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जानी चाहिए और लगातार बैठक समिति को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि 60 दिन के आसपास भी जो लोग हैं यहाँ पे, सांसद यहाँ पे समय नहीं दे रहे हैं, जिससे जो प्रभावी बिल यहाँ पे नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो अलग जो कमेटी है, संसदीय समितियां, उनको भी यहाँ पे जोर देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ अगर देखोगे उपाध्यक्ष के जो पद है उसे खाली रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे देखेंगे एक तरह से रूल बना हुआ था, एक तरह से अगर परंपरा बनी हुई तो उस परंपरा को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है और उपाध्यक्ष को पद को यहाँ पे देने की आवश्यकता है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हो सके। तो आज के आर्टिकल में फिलहाल इतना ही है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।